मुझे याद है कि यूनिवर्सिटी में मेरे एक ऐसे ही टीचर हुआ करते थे, मैंने उनसे बोला तो उन्होंने बोला कि हिंदी मीडियम वालों को यूपीएससी लाठी से मार के भगाएगी। अगर मैं देखूं कि लास्ट जो दिवाली मैंने मनाई है वो 2021 में अपने घर पे मनाई है, कि पिछले 5 सालों से ना तो मैंने कोई दिवाली मनाई है ना होली मनाई है, कि हम लगातार लगे हुए हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको अस्मिता के लिए परेशान नहीं होना है, आपको परेशान होना है यूपीएससी के लिए। अगर आप उसमें अपना प्रीलिम्स निकाल लेंगे तो उसके बाद आपकी सारी परेशानियां दृष्टि उठाती है। और उस बार किस्मत मेरी अच्छी ये थी कि 25 मई को एग्ज़ाम होना था और वो 20 दिन टल गया, 16 जून को एग्ज़ाम हुआ। तो उसमें मैंने 20 दिन में बहुत मेहनत की कि वो सारा, मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत पॉजिटिव पॉइंट रहा। तो मुझे नोएडा मुखर्जी नगर से बहुत ज़्यादा पसंद है और इधर रह के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पिछले 1 सालों से हम लोग इधर ही हैं। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये बात जितनी भी पुरानी हो जाए लेकिन बात बदलेगी तो नहीं। और यूपीएससी 2025 का रिजल्ट आ चुका है और हमारे साथ हैं यूपीएससी के टॉपर आदित्य सिंह। इनकी 508 रैंक आई है और दृष्टि के विद्यार्थी हैं, तो हमने सोचा इनसे बातचीत करके कुछ सवाल जवाब आपके सामने लेकर आए। तो बहुत बहुत बधाई आपको और बहुत सारी शुभकामनाएं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस संस्थान से मैंने पढ़ा है वहीं पर सिलेक्शन के बाद वापस आना और हमेशा आपको यूट्यूब पर देखा है और आज आपसे बातचीत करना बहुत अच्छा पल रहा है मेरे लिए। और अगर मैं इस जर्नी की शुरुआत देखता हूँ तो इसकी शुरुआत होती है 26 अप्रैल 2003, मेरी डेट ऑफ बर्थ है। और आजमगढ़ में एक लालपुर गौहर मेरे गांव का नाम है, वहाँ पर मेरा जन्म हुआ। और उसके बाद अगर मैं देखता हूँ तो मेरी जो आईएएस या सिविल सर्विस को लेकर के प्रेरणा है, ये स्कूलिंग टाइम से ही थोड़ी बहुत मेरे मन में आया। लेकिन ये आजम मतलब आपकी प्रेरणा स्कूलिंग टाइम से क्या इतना आसान थी या कोई ऐसी सिचुएशन आई? नहीं, स्पेसिफिक ऐसी कोई सिचुएशन नहीं थी, लेकिन जब हम देखते हैं कि हमारी गाँव की जो समस्याएँ हैं या अपने घर का, मैं देखता हूँ कि हम एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं। मेरे पिता किसान हैं और मेरी माता जो वो हाउसवाइफ़ हैं। तो उस तरीके से हम देखते हैं कि जो छोटी-छोटी समस्याएँ हैं कि जो भी स्कीम्स हैं उनको लेकर के कोई उतनी अवेयरनेस नहीं है। गाँव में इंफ्रा को लेकर के, कनेक्टिविटी को लेकर के बहुत सारे इश्यूज़ हैं। और उन सारे इश्यूज़ में जो हम देखते हैं कि वहाँ एक जो बेहतर सिविल सर्वेंट आता है, वो जिस तरीके से वहाँ पे काम करते हैं, तो हमें दिखता है कि हमारी सारी प्रॉब्लम्स या देश की जो भी समस्याएँ हैं, वो एक जो सिविल सर्वेंट है, अच्छा सिविल सर्वेंट, वही उन्हें सुधार सकता है। तो वो बचपन से ही दिमाग में रहा कि मुझे भी एक अच्छा सिविल सर्वेंट बनना है और मैं भी इन सारी समस्याओं को सॉल्व करूँ। फाइनली रिजल्ट भी आ गया, तो कैसा महसूस हो रहा है? घर में कैसे बताया? क्या था वो माहौल जब रिजल्ट आया? रिज़ल्ट का माहौल आया तो मैं दोस्तों में ही बैठा हुआ था चेक करने के लिए। और स्पेशली इस बार रिज़ल्ट में ऐसा हुआ कि पहले से ही बहुत सारी सूचनाएँ आने लगी थी कि 2 को रिज़ल्ट आएगा, 3 को आएगा। होली भी पूरी इसी तरीके से बीती कि रिज़ल्ट आएगा, नहीं आएगा। और फाइनली जब 6 तारीख को खुला तो मैंने तुरंत देखा कि उसमें 508वें नंबर पे मेरा रिज़ल्ट दिखाया। क्योंकि पिछली बार जब पीडीएफ खुली थी तो नाम नहीं था। बहुत डर लग रहा था चेक करते हुए। कुछ अपने मैंने दोस्तों के नाम चेक किए, तो मेरे काफ़ी सारे दोस्तों का था, कुछ का नहीं था। तो एक धीमे-धीमे माइंड रिलैक्स हुआ, फिर मैंने अपना चेक किया। तो अपना भी नाम दिखा और घर पे कॉल किया, बहुत अच्छा लगा। पापा-मम्मी सबसे बातें की और बहुत योगदान रहा उन सबका। सबसे ज़्यादा योगदान अगर हम देखते हैं तो माता-पिता और मेरे भाई-बहन, स्पेशली ये जो मेरी छोटी दीदी हैं। अगर मैं कहूँ कि मेरी जो पूरी जर्नी है, अगर किसी ने सबसे अच्छे से जाना है कि मैं कैसे, किस टाइम पे क्या फ़ील कर रहा हूँ, कौन से स्टडी मटेरियल पढ़ रहा हूँ, तो मेरे सारे दोस्तों के बारे में, मेरे पूरी प्रोसेस के बारे में, अगर किसी को सबसे अच्छे ढंग से पता है, तो मेरी छोटी दीदी हैं। उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से मेरी पर डे उनसे बातें होती हैं 20-25 मिनट। तो हम अपने पूरे दिन का शेड्यूल एक-दूसरे से शेयर करते हैं कि ऐसा-ऐसा हुआ। तो बहुत ही अच्छा रहा। अभी आपने बताया कि पहले मेरा नाम रिजल्ट में नहीं आया था, वो भी मैंने देखा है। इस बार आया तो वो देखा, अलग फीलिंग। पहली बार जो अपना रिजल्ट देखता है, उसके मन में एक अलग डर होता है। लेकिन जो पहले फेल हो चुका है एक बार, क्लियर नहीं हुआ, वो दूसरी बार देख रहा है, उसका डर तो और अलग किस्म का होगा। तो वो डर बड़ा डराता होगा आपको। जी, जी, इतनी मेहनत करने के बाद कभी-कभी ऐसा होता है कि हमारी किस्मत साथ नहीं देती, तो हमारा रिज़ल्ट में नाम दिखता नहीं है। ऐसा नहीं है कि शायद मेहनत कम हुई होगी। मेरे बहुत सारे दोस्त जिन्होंने बहुत मेहनत की, आज उनका नाम नहीं दिखा होगा। तो वो एक ऐसा होता है कि रिज़ल्ट में नाम ना दिखने से ही कोई एक शून्य से शिखर का जो सफ़र है, वो पूरा तय हो जाता है कि आप, अगर आपका फाइनल लिस्ट में नाम नहीं दिखता है, तो जो एक प्रीलिम्स की, मेंस में 9 पेपर लिखने की, वापस इंटरव्यू, बहुत लंबी जर्नी है और आप उस जर्नी में वापस ज़ीरो पर पहुँच जाते हैं। तो बहुत ही डर होता है। इवन मुझे तो 2 तारीख से इतना डर लग रहा था कि आखिर क्या होगा इस बार? पिछली बार जैसा नो रिज़ल्ट ना दिखा दे। तो उन सारे चीज़ों में अगर मैं देखता हूँ तो इस बार अगर पॉज़िटिव रहा रिज़ल्ट, तो बहुत अच्छा लगा कि वापस वो सारी चीज़ें नहीं दोहराई गई और इस बार, पिछली बार जितना दुःख हुआ था, इस बार उतनी ही खुशियाँ रही। और स्पेशली हम चाहते हैं अपने घरवालों के लिए करना, क्योंकि हम तो मेहनत करके यहाँ तक आए हैं, तो हमें ये लगता है कि नहीं भी होगा तो हम दोबारा मेहनत करके पहुँच जाएँगे। लेकिन वो जो घरवालों की उम्मीदें जुड़े हैं, वो जो माता-पिता की उम्मीदें होती हैं, कि रिज़ल्ट से पहले ही गाँव वालों को लगता है कि अगर इंटरव्यू दे रहा है बच्चा तो हो ही जाएगा। तो इस तरीके से बहुत लोगों की उम्मीदें होती हैं और उन सब की ही दुआएँ। जब एक स्पेशली अगर मैं देखूँ
तो सारे लोग ये कहते हैं कि रिलेटिव्स हैं, जो गाँव वाले हैं, वो बहुत ताने देते हैं। तो मैं स्पेशली अपने केस में बताना चाहूँगा कि मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मेरे सारे रिलेटिव्स, चाहे मेरे मामा-मामी हों, चाहे मेरी सारी मौसे-मौसी हों, बुआ हों, तो सबका बहुत सपोर्ट रहा है। इवन मामा का अगर मैं स्पेशली नाम लूँ, तो उन्होंने बहुत, मैं 4 साल इलाहाबाद में रहा, तो उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया, उनका फाइनेंशियली सपोर्ट हो या इमोशनल सपोर्ट हो, वो हमेशा मेरे साथ बना रहा है। और वो एक दूसरी फैमिली जैसे ही है मेरी, वहाँ पे जो भी भाई-वाई हैं। तो मैं हमेशा कहूँगा कि उन सारे लोगों की दुआएँ हैं कि ये मेरा रिज़ल्ट में नाम आया। कभी मैंने ऐसा देखा नहीं कि कोई रिलेटिव मुझे ताना मार रहा हो कि तुम्हारा नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, तुमसे होगा ही नहीं। तो ये जो एक केस है, ये मेरे केस में नहीं रहा। मैं खुद को इसलिए बहुत ब्लेस्ड मानता हूँ कि सबने बहुत दुआएँ की, सारे दोस्तों ने, सारे परिवार वालों ने, कि मेरा हो और फाइनली हुआ है तो अच्छा लगा। तो ये दृष्टि के साथ तैयारी का सिलसिला कैसे शुरू हुआ और दृष्टि ही क्यों? दृष्टि ही क्यों, इसके तो कई सारे जवाब हैं कि दृष्टि में एक तो जो हम देखते हैं विकास सर के रूप में, तो विकास सर का जो एक निर्देशन है हमेशा वो बना ही रहता है। और विकास सर यूपीएससी की तैयारी के अलावा बाकी हमेशा हर बच्चों के लिए, जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी लोग हैं, उनके लिए एक हमेशा एक विकास सर एक आइडल के रूप में हमेशा दिखाई देते हैं। तो वो ज़रूर मैंने देखा था और मुझे ये श्योर था कि मैंने कभी किसी कोचिंग में डेमो क्लासेस नहीं ली कि अगर मुझे ज्वाइन करनी है तो दृष्टि ही करनी है। क्योंकि दिमाग में ऐसा था कि हिंदी मीडियम में अगर मुझे करना है तो सबसे बेहतर संस्थान दृष्टि ही होगा। और अच्छी बात मेरे लिए ये रही कि कोरोना के टाइम पे हमने ये देखा कि जो दृष्टि संस्थान है ये इलाहाबाद में आ गया, क्योंकि मैं दिल्ली अफोर्ड नहीं कर सकता था फाइनेंशियली भी, और घर से बहुत दूर है दिल्ली मेरे वहाँ से प्रयागराज का रास्ता 5 घंटे में ट्रेवल कर सकता हूँ। तो घर वालों को भी कोई दिक्कत नहीं थी, फाइनेंशियली भी अफोर्ड कर सकते थे हम। तो अगर इसी समय पे सबसे अच्छा हुआ सोने पे सुहागा जैसा कि दृष्टि वहाँ पे आ गई। तो मैंने अपने ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में ही दृष्टि ज्वाइन कर ली। फाउंडेशन 20 का मैं उधर स्टूडेंट था। और उधर मैं दृष्टि का अगर सपोर्ट की बात करूँ, तो दृष्टि के जो भी टीचर्स हैं, चाहे वो पी मेहर सर हों, मलिक सर हों, उन सबका बहुत सपोर्ट रहा हमेशा कि आज भी पिछली बार मेरा रिज़ल्ट ना हुआ हो, आज हुआ हो, और ब बैच मेरी बहुत पहले ख़त्म हो गई। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बैच तक का ही सफ़र था उनके साथ। आज भी वो सारे लोग उतने ही प्रेम और उतने ही अपने मार्गदर्शन के साथ जुड़े हुए हैं। और वापस अगर हम दृष्टि में देखते हैं तो अस्मिता प्रोग्राम के बारे में तो हमने इतनी सारी बातें की और हम इतना सब कुछ देख रहे हैं। तो लेकिन हम बहुत पहुंचे योगदान है। कैसे? जैसे कि आपने बताया कि फाउंडेशन कोर्स किया, फिर ये अस्मिता दिल्ली कैसे आना हुआ? इसमें आना हुआ कि मैंने अपनी सारी जो प्रीलिम्स तक की तैयारी थी, अगर मैं देखूँ तो बैच मैंने वहीं पे कंप्लीट की। मेरी बैच पूरी खत्म नहीं हुई थी। उसी टाइम पे मैंने 2024 का पहला प्रीलिम्स दिया, पहला अटेम्प्ट, और उसमें मेरा प्रीलिम्स हो गया। और उस बार किस्मत मेरी अच्छी ये थी कि 25 मई को एग्ज़ाम होना था और वो 20 दिन टल गया। 16 जून को एग्ज़ाम हुआ। तो उसमें मैंने 20 दिन में बहुत मेहनत की कि वो सारा, मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत पॉज़िटिव पॉइंट रहा। और वहाँ से मेरा पहला प्रीलिम्स हुआ। फिर तब से मैं अस्मिता में 2 सालों से यहाँ पर हूँ। और पिछली बार जो भी कमियाँ थी, इस बार मैंने उन सबको सुधारा। और बहुत सारे ऐसे मेंटर्स, नीलेश सर, दीपांशु सर, ऐसे बहुत मेंटर्स का बहुत अच्छा सहयोग रहा। और स्पेशली यहाँ पे आके अस्मिता में जो पीयर ग्रुप का सपोर्ट मिला, कि वो बहुत एक जो अलग चीज़ है, जो आपको इलाहाबाद में शायद मेंस या इंटरव्यू के स्टेज पे नहीं मिल पाती, वो यहाँ पे मुझे मिली। वो पीयर ग्रुप जो भी मेरे साथ के दोस्त थे, हर्षित हों, प्रिंस हो, गौरव हों, और इवन अगर मैं देखूँ तो कुछ लोग सिलेक्टेड भी हैं, जैसे प्राची चौहान है। तो उनके साथ मेरा बहुत ही अच्छा, अगर हम देखते हैं हिस्ट्री ऑप्शनल सेम था, तो हमने मेंस में या इंटरव्यू में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की। तो वो एक बहुत पॉजिटिव रहा कि पीयर ग्रुप का और मेंटर्स का रोल बहुत रहा इसमें था। अब आपने जैसे अस्मिता बता दिया है, बच्चों के मन में बड़ी जिज्ञासा होगी कि हमें पता चले अस्मिता क्या है, हम कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? तो थोड़ा सा आइडिया दे देंगे क्या है, कैसे ज्वाइन करेंगे, क्या फ़ायदा होगा? इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको अस्मिता के लिए परेशान नहीं होना है, आपको परेशान होना है यूपीएससी के लिए। अगर आप उसमें अपना प्रीलिम्स निकाल लेंगे, तो उसके बाद आपकी सारी परेशानियाँ दृष्टि उठाती है, और वो आपको अस्मिता, जो कि दिल्ली में अभी प्रोग्राम चलता है, यहाँ पे आपको रेज़िडेंस सुविधाएँ भी मिलेंगी, आपको 24/7 लाइब्रेरी एक्सेस भी मिलता है, और आपको खाने की, किसी पढ़ाई को छोड़ के आपको किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है, और इवन पढ़ाई की भी नहीं लेनी है, क्योंकि आपको फ्री में टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल होंगी और सारे मेंटर्स फ्री में अवेलेबल होंगे, लाइब्रेरी एक्सेस होगा, पीयर ग्रुप होगा। तो ओवरऑल अस्मिता जो प्रोग्राम है, ये हिंदी मीडियम के लिए है कि हिंदी मीडियम का कोई भी बच्चा अगर प्रीलिम्स निकालता है, तो वो इस प्रोग्राम में शामिल हो सकता है, और ये हिंदी मीडियम का रिज़ल्ट सुधारने में एक महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी इसकी। मतलब सीरियस रहना है, टेंशन नहीं लेनी है। हाँ, 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 बिल्कुल। तो और अगर हम बात करें, आपने जैसे ग्रुप की बात बताई है, तो आप ग्रुप में आते हैं, नए माहौल में आते हैं, तो हम बहुत अपने अंदर बदलाव भी लाते हैं। इस सिलेक्शन तक में आप में बहुत बदलाव आ भी चुके होंगे। तो क्या वो बदलाव थे, क्या वो सैक्रिफाइस थे जो आपको लगता है कि यार ये नहीं किया होता ना तो फिर शायद यहाँ नहीं होता मैं? सैक्रिफाइसेज़ अगर मैं देखूँ तो मुझे ऐसा है कि अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो मुझे उसके अलावा बाकी चीज़ें बहुत कम पसंद हैं। जैसे जब तक मैंने अपना पहला अटेम्प्ट नहीं दिया था, तब तक मैंने बहुत सारे, अगर मैं देखूँ कि लास्ट जो दिवाली मैंने मनाई है, वो 2021 में अपने घर पे मनाई है। कि पिछले 5 सालों से ना तो मैंने कोई दिवाली मनाई है, ना होली मनाई है, कि हम लगातार लगे हुए हैं, कि जब भी मैं घर जाता हूँ तो मेरा प्रीलिम्स खत्म हो गया उसके बाद चला गया, जब मेंस खत्म हो गया तो उसके बाद चले गए।
कभी बीच में ऐसे घर पे जाने के लिए या किसी और चीज़ों के लिए कभी मैंने ब्रेक नहीं किया। और इवन कई ऐसे टाइम होते थे कि अगर हम देखते हैं इलाहाबाद में ऐसा कल्चर है कि होली दिवाली पे पूरा सब कुछ खाली हो जाता है, पूरे पीजी में आप अकेले हैं। लेकिन आज जब वो सारी चीज़ों को याद करते हैं तो वो सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं कि हमने उतना सारा सब कुछ सेक्रीफाइस किया। और सबसे ज़रूरी जो इस चीज़ में रहा कि हमेशा घर वालों का बहुत सपोर्ट रहा, कभी भी उनका ऐसा इमोशनली दबाव नहीं रहा कि आप ऐसा करें। या मैं अपने पिताजी का देखूँ तो भले ही वो एक किसान परिवार से हैं, तो जब भी मुझे दृष्टि जॉइन करनी थी तो फाइनेंशियली बहुत सारे इशू थे कि आखिर फीस कैसे देंगे ऑफलाइन का। लेकिन कभी भी उन्होंने ऐसा नहीं किया कि क्योंकि 4 भाई-बहन हैं हम, तो उन सबकी पढ़ाई का खर्चा उन्होंने कभी किस तरीके से उठाया वो वही जानते हैं। कभी हमें इस बात की टेंशन नहीं रही कि आखिर पैसा कैसे आएगा, घर कैसे चलेगा। तो उन सारी ज़िम्मेदारियों को मुझे लगता है एक पिता के रूप में, वो एक बेहतर पिता के रूप में उन्होंने हमेशा सारी ज़िम्मेदारियों को अपना निभाया। और मैं बहुत ही उनको, मेरा हमेशा रहा है कि मेरे जैसे बच्चा अगर यहाँ पे आ चुका है तो वो ज़रूर उनके माता-पिता का बहुत योगदान रहा है। आपने आजमगढ़ से प्रयागराज का रास्ता चुना, जी। दिल्ली का नहीं चुना, हाँ जी। और रीज़न हमें बताया। लेकिन एक मन में डर नहीं आया कि रिज़ल्ट तो प्रयागराज से आ नहीं रहे हैं, इस तरह की कहानियाँ सुनने को मिलती हैं, या वो माहौल नहीं है दिल्ली वाला, दिल्ली में ही तैयारी होती है, तो वो बातें कैसे थी? कैसे मैनेज कर रहे थे उस बात को अपने दिमाग में? हाँ, ये माहौल की अगर बात करें तो ये बहुत सही बात है और मुझे भी बहुत डर लगा। इवन प्रयागराज में तो कई दफ़ा ऐसा कोई बच्चा मिलता नहीं था, मैं सोचता था कोई मिल जाए, जिसका कभी प्रीलिम्स निकला हो, तो मैं उससे थोड़ा ज्ञान ले लूँ कि आखिर प्रीलिम्स जैसा यूपीएससी जैसी परीक्षा कैसे निकाल लेंगे। तो वो बड़ा डर-सा रहता था, लेकिन मैं एक बात सबको बोलूँगा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अगर प्रयागराज, क्योंकि प्रयागराज फाइनेंशियली आप बहुत अफोर्डेबल आप वहाँ पे रह सकते हैं, आपको रहने में भी कम खर्च लगेगा और कोचिंग की फीस भी अगर हम देखते हैं, तो प्रयागराज की बाकी सेंटर्स की अपेक्षा ठीक-ठाक है। तो आप वहाँ पे जॉइन कर सकते हैं आप। और स्पेशली अगर मैं कर सकता हूँ, मैंने भी कोई स्पेशल नहीं किया है और मेरा जो प्रीलिम्स तक का सफ़र है पूरा, वो पूरी तरीके से इलाहाबाद में रहा है। और इलाहाबाद में भी मैं तो सलूरी में रहता था, ऐसा भी नहीं है कि कोई सिविल लाइन जैसा एरिया था जहाँ आपको बहुत सारी सुविधाएँ मिल रही हैं, बहुत सारी चीज़ें। मेरा दृष्टि से जो जहाँ मैं रहता था वो 7 किलोमीटर दूर था, मैं साइकिल से आता-जाता था। तो वो सारी चीज़ें आपको कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं है, आप वहाँ पे खाना बनाइए, बढ़िया खाइए और बढ़िया पढ़िए-लिखिए। और सारी चीज़ें एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए, अगर आईएएस बनने का सफ़र है, तो अगर आप एक तो घर से कर सकते हैं और घर से नहीं कर सकते, तो दिल्ली के बजाय आपके लिए प्रयागराज एक बेहतर विकल्प है। और यूपी के बच्चों के लिए तो बहुत अच्छा है कि आप प्रयागराज ही रहिए और इस बात की गारंटी है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, अगर आपने मेहनत की। और अगर आप मेहनत नहीं करते हैं, तो आप दिल्ली हो या प्रयागराज हो या देश के किसी भी शहर में चले जाएँ, आपका सफलता आपको नहीं मिलने वाली। तो किस्मत का ज़रूर योगदान है, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद जब यहाँ पहुँचते हैं, नोएडा में, अब नोएडा भी अपने आप में एक नई जगह थी, जी। दृष्टि आईएएस के लिए। तो दृष्टि आईएएस यहाँ आया, उस समय ही आया जब आप आए, और उसके बाद फिर आपने क्या देखा कि आपको ऐसा नहीं लगा कि मुखर्जी नगर ही चले जाते तो ज़्यादा सही था, या यहाँ क्या था अंतर आपकी नज़र में? अंतर तो जब मैं पहली बार अस्मिता में आया, तो मैं लगभग 5-6 महीने, मैं अस्मिता में जून में मेरा प्रीलिम्स था, तो जुलाई में मैं अस्मिता में शामिल हो गया था। तो जुलाई से दिसंबर तक लगभग मैं मुखर्जी नगर में ही रहा और मेरा बड़ा ही वो समय, बहुत ही दुखद समय अगर मैं बताऊँ, तो ऐसा बीत रहा था उस समय। क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ कि प्रयागराज का मेरा पूरा पीयर ग्रुप छूट गया। मेरे इतने अच्छे दोस्त हुआ करते थे, वहाँ पे बहुत सपोर्ट रहा उनका। और मैं यहाँ आता हूँ तो एक नया एनवायरनमेंट देखने को मिलता है, जहाँ हर बच्चा केवल खुद से मतलब रखे हुए है। और पहली बार मैंने देखा कि 2 घरों के बीच में कोई स्पेस नहीं होता है और वो लगातार ऐसे बने होते हैं। तो इतनी भीड़-भाड़ और इतनी सारी चीज़ें, बहुत परेशान रहा मैं। लेकिन वापस जब जैसे ही जनवरी में यहाँ नोएडा हम शिफ्ट होते हैं, तो नोएडा मुझे एकदम प्रयागराज जैसा लगा और मुझे बहुत अच्छा लगा इधर, कि वो सारी चीज़ें, स्पेस आपको मिलता है, बहुत शांति है। और दृष्टि संस्थान इधर आ गया तो बाकी वो सारी चीज़ें भी, जो भी दिक्कतें थी, वो सारी दिक्कतें भी दूर हो गई हैं। तो मुझे नोएडा मुखर्जी नगर से बहुत ज़्यादा पसंद है और इधर रह के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पिछले 1 सालों से हम लोग इधर ही हैं। तो यहीं दृष्टि के हॉस्टल से आपका आना-जाना होता था लाइब्रेरी, और यहीं से आपकी सारी पढ़ाई होती थी इसी हाँ, बीच में। बिल्कुल। तो इसी बीच में थोड़ी मस्ती, मज़ाक, एंटरटेनमेंट कुछ तो चलता रहा होगा इसी बीच में? हाँ, पढ़ाई के साथ अगर हम देखें तो एंटरटेनमेंट भी थोड़ा बहुत ज़रूरी है। बस वो एंटरटेनमेंट ऐसा ना हो कि वो पढ़ाई को भी ओवरलैप कर जाए। तो जो मेरे दोस्त हैं, मैं उनके साथ ज़रूर हम कभी-कभार बैठते हैं, क्योंकि अस्मिता में सारे लोग एक साथ ही रहते हैं। तो ये बड़ा अच्छा है कि आपको अलग से दोस्त के रूम पे नहीं जाना है, आपका दोस्त आपके बगल ही रहता है। तो हम पढ़ाई की चीज़ों में ही ऐसे डिस्कस करते हुए 5 मिनट हमने मौज-मस्ती कर ली। तो बस ऐसे ही हमेशा एक मनोरंजन तो ज़रूर चलता रहा है। कोई बहुत एकदम सीरियस होके दोस्तों से कटा नहीं हूँ कभी मैं। मैं हमेशा उनके साथ जुड़ा रहा हूँ और वही मेरे एन्जॉयमेंट का साधन था। अच्छा, ईमानदारी से बताइएगा, कभी ऐसा लगा कि यार बहुत मुश्किल है, रहने ही देते हैं, या इतना डर गए कि खुद को लग रहा है यार नहीं हो पाएगा शायद, मैंने तो सब कुछ करके देखा है अभी तक में, लेकिन लग रहा है कि शायद टाइम लगेगा या हो ना हो, वो डर आ जाए इतना ज़्यादा? इतना डर तो हमेशा मुझे प्रीलिम्स के पहले ही लगा, 2024 पहला अटेम्प्ट देने के बाद, क्योंकि मेरे सामने कोई एग्ज़ाम्पल नहीं था।
तो मैं चाहता था कि मैं शायद ऐसा लगता था कई सारे लोग तो ऐसा बोल देते थे कि हो ही नहीं सकता, मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है। मुझे याद है कि यूनिवर्सिटी में मेरे एक ऐसे ही टीचर हुआ करते थे, मैंने उनसे बोला, तो उन्होंने बोला कि हिंदी मीडियम वालों को यूपीएससी लाठी से मार के भगाएगी, अगर आप गलती से भी उधर पहुँच गए। तो वो मुझे लगता है कि आज वो शायद वीडियो देखें तो उन्हें एहसास हो कि ऐसा नहीं है। अगर भले ही हम प्रयागराज में रह रहे हों, भले ही हमारा हिंदी मीडियम हो, लेकिन अगर हम मेहनत करते हैं और अच्छी स्ट्रेटजी रखते हैं, तो सिलेक्शन ज़रूर होगा। और जब से मेरा प्रीलिम्स हुआ, तब से मुझे एक ही चीज़ लगी कि मेरे जैसा बच्चा जो यूपीएससी में, जिसने आज तक कभी यूपीएससी का यू भी ना जाना हो, जिसे कोई सिलेबस नहीं, कुछ नहीं पता हो, वो इंसान अगर मेहनत करके एक बार प्रीलिम्स निकाल सकता है, तो वो प्रीलिम्स निकालने के बाद से वो फ़ियर अंदर से खत्म हो गया कि शायद नहीं कर सकता मैं। क्योंकि जब अस्मिता में मैं आया, मैंने देखा कि इधर ही सारे सिलेक्टेड बच्चे भी बैठे हैं और वो मेरी जैसे ही लिख रहे हैं। तो मुझे ये पूरा भरोसा था, जब इवन मैंने पहला मेंस लिखा था, तो मुझे आइडिया नहीं था मेरे मार्क्स कितने आएँगे। तो जब मार्कशीट आई तो मैंने देखा कि मेरे बस इंटरव्यू में मार्क्स कम थे, मेंस में अच्छा था। तो वो भी फ़ियर खत्म हो गया कि शायद मेरी जो स्ट्रेटजी थी वो अच्छी ही थी। तो इस तरीके से वो काफ़ी बेहतर। अच्छा, आपके इस सिलेक्शन के बाद आपके घर की क्या स्थिति बदल जाएगी? अभी क्या स्थिति है? अभी तो एक मिडिल क्लास फैमिली से हम आते हैं और उधर अगर हम देखते हैं कि 4 भाई-बहन हम और चारों अभी पढ़ाई के स्टेज में हैं, तो फाइनेंशियली भी बहुत सारे इश्यूज़ रहे हैं और उन सारी चीज़ों को देखते हुए मुझे अब ऐसा लगता है कि वो एक तो मेरे भाई-बहन जो हैं उन्हें बहुत अच्छा लगेगा और एक पॉज़िटिव उनके लिए भी होगा और माता-पिता को सबसे ज़रूरी है कि उन्हें बड़ा गर्व होगा। मेरे पिताजी ने इतने अगर गाँव में रह के, उनका एक हमेशा से सपना रहा है कि वो हमेशा जब भी गाँव में किसी का सिलेक्शन होता था, तो मम्मी से आके कहते थे कि इनका बेटा लेखपाल बन गया, इनका बेटा पुलिस में हो गया इनका। तो मेरी मम्मी हमेशा कहती थी कि एक दिन आपका बेटा ऐसा करेगा कि हर दूर-दूर से लोग आप आके आपको बताएँगे। तो वो सारी चीज़ें अभी हो रही हैं। तो मैं ज़रूर कहूँगा कि वो एक मम्मी का जो एक रहा है हमेशा, कि उनका भरोसा बहुत रहा है कि बेटे कर लेंगे। पापा का थोड़ा-सा रहता है कि पापा चाहते हैं कि थोड़ी फिक्स हों चीज़ें, जल्दी-जल्दी हों। तो वो आज अच्छा लग रहा है कि वो सारी चीज़ें हुई और एक लंबे इंतज़ार का फल आया। जी, बिल्कुल। तो अगर आप अपनी तरफ से ये बात कहना चाहें, अभी जो एस्पिरेंट्स हैं, कुछ सजेशन देना चाहें अपने एक्सपीरियंस से, तो वो कौन-से ख़ास पॉइंट होंगे? ख़ास पॉइंट में मैं बताना चाहूँगा कि सबसे ज़रूरी ये है कि आप अपने जो भी स्टडी मटेरियल हैं, उनको एक बार बहुत ध्यान से चुन लीजिए और फिर उन्हीं पे भरोसा कर लीजिए कि यही पढ़ के होंगे। तो आप वो चुनते हुए थोड़ा ध्यान रखिए, लेकिन एक बार चुनने के बाद आप उन्हीं को बार-बार पढ़िए। आपको बहुत ज़्यादा मार्केट में भटकना नहीं है कि इस कोचिंग का पढ़ लें, उस कोचिंग का पढ़ लें। आपने जो एक बार स्टडी मटेरियल उठा लिया, उनको पढ़ते रहिए और स्पेशली पीवाईक्यू का बहुत ध्यान रखिए। अगर आप पीवाईक्यू नहीं देखते हैं, तो आप बहुत गलत डायरेक्शन में जा सकते हैं। तो आप पीवाईक्यू को देखते रहिए, उसके अकॉर्डिंग मेहनत करते रहिए और बस मैं इतना ही कहता हूँ कि मेहनत बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मेहनत की मैं बताऊँ कि मेरे साथ के जितने बच्चे थे लास्ट ईयर अस्मिता में, हम 10-12 बच्चे फाउंडेशन के रहते थे इधर, जो मेरा पीयर ग्रुप था। उसमें सारे बच्चों के प्रीलिम्स हुए, मेंस हुए क्योंकि सबने मेहनत की। एक भी बच्चा ऐसा नहीं था जिसका कभी प्रीलिम्स रुक गया हो इस बार या मेंस रुक गया हो इस बार। क्योंकि हमारा लास्ट ईयर केवल और केवल मैंने इंटरव्यू दिया था। इस बार मेरे साथ के सारे बच्चों ने इंटरव्यू दिए, मेरे पूरे पीयर ग्रुप ने इंटरव्यू दिया। भले ही उनका फाइनल सिलेक्शन कुछ का हुआ, नहीं हुआ। लेकिन फिर भी वो चीज़ें मैटर करती हैं कि अगर आप मेहनत करते हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि आपका प्रीलिम्स ही नहीं हो रहा है बार-बार। हो सकता है किस्मत थोड़ा लेट साथ दे, लेकिन ऐसा ज़रूर होगा कि आप मेहनत करते रहिए। मेहनत का कोई भी विकल्प नहीं है, मैं हमेशा कहता हूँ। और एक और बात जो मैं कहना चाहूँगा कि एक सफल इंसान आप ज़रूर बनिए, लेकिन एक सफल इंसान से बहुत ज़रूरी है एक बेहतर इंसान बनना। कि अगर आप अपने कैरेक्टर को लेकर के, आप अपनी बातों को लेकर के, अपने विचारों को लेकर के आप उतने अच्छे नहीं हैं, तो भले ही आप एक सिविल सर्वेंट बन जाएँ, लेकिन आप एक बेहतर इंसान नहीं बन पाएँगे। तो मुझे जो अपने बारे में सबसे अच्छी चीज़ें लगती हैं कि एक बेहतर एक स्टूडेंट उसके साथ-साथ में मैंने हमेशा ये ध्यान रखा है कि मेरे विचार ऐसे हों, जो मेरे अपनों के लिए और मेरे जो इस देश के लिए, समाज के लिए अच्छे हों। तो वो बहुत ज़रूरी है कि आप एक बेहतर इंसान बनिए। ठीक है, हम यहाँ पे बात खत्म करने से पहले एक ज़रूरी बात आपसे पूछना चाहेंगे। जब हम पढ़ने बैठते हैं ना, तो हम ये सोचते हैं कि कल से ना हम 12 घंटे या 10 घंटे पढ़ेंगे, 2 घंटे सुबह, 4 घंटे ये, 3 घंटे ये। हर कोई अपने हिसाब से प्लान करता है। 2 दिन कर लेगा, 3 दिन कर लेगा, चौथे दिन से ज़्यादातर लोग, मुझे लगता है आधे से ज़्यादा लोग तो हार मान चुके होते हैं या कुछ थोड़े दिन बाद मान जाते हैं। तो आप अपना मोटिवेशन कैसे बना के रखे हैं कि आपका लगातार चल रहा था? लगातार अगर हम देखते हैं तो कुछ तो ब्रेक होते ही होते हैं, हमारे भी ब्रेक होते हैं। कभी-कभी 1 हफ्ते 10 दिन पे कभी-कभी पढ़ने का मन नहीं होता, तो ऐसे ही उस दिन नहीं पढ़ा। तो ये ज़रूर एक सिलसिला तो होता ही है कि कभी-कभी फिर थोड़ा वापस भी ब्रेक आप होता है। ट्रैक पे आ गए? हाँ, वापस क्योंकि हमें ऐसा होता है कि अगर आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट लाना पड़ेगा, अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो आप कितना भी चाह लें, अगर आपको ये मन से नहीं है, आपके पापा ने कह दिया आपको आईएएस बनना है, आपने किसी से बदला लेने के लिए सोच लिया कि अब हम आईएएस बन के इससे बदला लेंगे। तो ये सारे जो मोटिवेशन है, ये लंबे टाइम तक आपको सर्वाइव नहीं कर पाएँगे। जब आपका इनर मोटिवेशन होगा, जब आपके अंदर से ये प्रेरणा होगी कि मुझे करना है, तो और इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि जब आप अस्मिता जैसे किसी ग्रुप में होते हैं या आपके पीयर ग्रुप में होते हैं, तो आपका ये जो समय बर्बाद करने वाला टाइम है, ये कम हो जाएगा। क्योंकि तब आपको दिखेगा कि आपका मन नहीं कर रहा, लेकिन आपका दोस्त बैठ के पढ़ रहा है। तो हमारा मन करता है कि नहीं, नहीं अब तो हमें पढ़ना पड़ेगा।
क्योंकि नहीं होगा तो उन्हीं 12 लोगों के बीच में आपकी बेइज्जती होगी। तो इस वजह से आप उनके बीच रहेंगे, तो आपका ये जो एक बेहतर पीयर ग्रुप होगा, एक अस्मिता जैसा ग्रुप होगा, तो आपकी ये जो चीज़ें हैं, वो डिसिप्लिन है, वो हमेशा बना रहेगा कि आप टाइम पे लाइब्रेरी आएँगे। जब आप 9 बजे लाइब्रेरी में एंट्री करेंगे और आपके दोस्त 7 बजे से बैठ के आपको देख रहे होंगे कि भाई अब 9 बजे आ रहा है, तो फिर भाई का मन करेगा कि अगले दिन वो भी 7 बजे आए। अच्छा, ये कंपटीशन भी। नहीं मतलब आत्मग्लानि फ़ील होगी ना, अगर हम 9 बजे आते हैं, ये लगे कि आज तो मैं सो के आराम से आया हूँ, तो वो चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। अगर आप एक अच्छे पीयर ग्रुप में हैं, तो आपका डिसिप्लिन बना रह जाता है। तो क्या चीज़ें याद रहने वाली हैं आपकी इस तैयारियों के सारे सिलसिलों से हम निकालें तो? चीज़ें याद तो यही रहेंगी, जब इस तैयारी को शुरू किया था, तो मन में तो था कि बनेंगे, लेकिन बहुत सारी दुविधाएँ थी। आज वो चीज़ें ज़रूर याद रह जाएँगी। और इलाहाबाद की जो समय है मेरा, वो बड़ा याद आता है। वो कोचिंग जाना, वो 6 से 8 मेरी शाम की बैच हुआ करती थी। और उधर जब अगर मैं देखूँ, तो लगभग 1.5 साल मैंने वो पूरी अच्छे से कोचिंग की है। तो उन 1.5 सालों में मैंने हर टेस्ट में, दृष्टि में जितने टेस्ट हुए, जब आप उनके रिज़ल्ट उठा के देखेंगे, मैं F20 में था, तो सारे टेस्ट में मेरे फर्स्ट रैंक लगातार आई है उन सारे टेस्ट में। कि F20 बेस आदित्य सिंह, आदित्य सिंह, आदित्य सिंह आता था। तो उस टाइम पे मुझे ऐसा लगता था कि ऐसा होगा नहीं, कि बैच में 200 बच्चे हैं, उनके बीच टॉप करना बड़ा आसान सा है। कि आप जब तक मैं कलान में था, अपने कॉलेज स्कूल में था, तब तक लगता था कि ये कलान के बीच में है, ऐसा अच्छा कर रहा है। फिर मैं इलाहाबाद आया तो लगता था कि एक बैच में अच्छा कर रहे हैं, तो यूपीएससी तो बहुत बड़ी चीज़ है। तो वो आप जब यहाँ पे पहुँच गया, तो वही चीज़ें लगती हैं कि आप कहीं भी रहें, अगर आप अच्छा करते रहते हैं, तो वो सारी यादें, वो सारी चीज़ें, और स्पेशली जो माता-पिता और जो बहन-भाई की खुशी है, मेरे दोस्तों की जो खुशी है, मेरा सिलेक्शन हुआ है, मेरे दोस्त इलाहाबाद में लड्डू और मिठाइयाँ बाँट रहे हैं। तो वो जो एक उनके चेहरे पे जो खुशी है, कि वो जब ये कहते हैं कि तुम दोस्त हो तो ऐसा हो, तो वो सारी चीज़ें देख के अब वो सारी यादें हमेशा दिमाग में रह जाने वाली। एक और बात है यहीं से कि जैसे बहुत लोग ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे कि हमें कोई बताने वाला नहीं था। ये एक बड़ी लाइन है। जी। तो आपके हिसाब से अगर आप ही को अब बताना है, वो लोग शायद जो आज आपका वीडियो देखेंगे, कुछ दिन बाद देखेंगे और सोचेंगे अब मैं सोच रहा हूँ तैयारी करने के बारे में। हुँ। उनके लिए एकदम नए लोगों के लिए आप क्या बात कहना चाहेंगे? नए लोगों के लिए तो जो सबसे ज़रूरी है, वो ये है कि आप अपनी एक तो कैपेबिलिटीज़ को पहचानिए, कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें ये पता है, ज़रूरी नहीं है कि आपको अगर जीवन में अच्छा करना है, तो आपको यूपीएससी ही करना है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ जो आपको अपने दिमाग में डालनी है, कि यूपीएससी सिर्फ़ ऐसे जोश-जोश में आके आपको नहीं कर लेना है, क्योंकि बहुत लंबा सफ़र है। आपके हाथ टूट के, कहते नहीं, हाथ टूट के हाथ में आ जाते हैं। तो आप मेंस लिखने बैठते हैं ना, 6-6 घंटे आपको लिखने पड़ेंगे, और आपको ये इतनी स्पीड में लिखना पड़ेगा, उसमें भी आपको कुछ नए क्वेश्चन आएँगे, जो आपने कभी नहीं देखे हैं। उन क्वेश्चन को देखना, उनको समझना और लिखना, और आपको वो 7 मिनट में दोनों पेपर लिखने हैं। तो वो सारी जो चीज़ें हैं ना, कि आप ऐसे हवा-हवाई में नहीं आ सकते। तो आपको बहुत मेहनत करनी है। तो आप अपने खुद को, दिमाग को ये प्रिपेयर कर लीजिए। अगर आप यूपीएससी की जर्नी में आ रहे हैं, तो आपको बहुत चीज़ें त्याग करना होगा, और बहुत आपको संघर्ष करना होगा। तो अगर आप इतना संघर्ष और इतने त्याग के लिए तैयार हैं, तो ही आपको आना चाहिए। और बशीर बद्र साहब की लाइन है, जो मैं हमेशा कहता हूँ, कि ये फूल मुझे कोई विरासत में नहीं मिले हैं, तुमने मेरा काँटों भरा बिस्तर नहीं देखा है। वाह! तो वो चीज़ें जब भी मैं देखता हूँ, तो वो लगता है कि आप उस काँटों भरे बिस्तर की, अगर आपके अंदर क्षमता है, आपके अंदर हिम्मत है कि आप उन पर चल सकते हैं, तभी आपको आज का ये दिन मिल सकता है। अगर आपको लगता है कि आप बैठे-बैठे चीज़ें कर लें, तो आप बाकी किसी और फ़ील्ड में आप देख सकते हैं। यूपीएससी थोड़ा-सा संघर्ष और त्याग तो माँगे। आपके इन्हीं सारे संघर्षों और त्याग के बाद इस उपलब्धि के लिए एक बार फिर से मेरी और दृष्टि आईएएस की तरफ से बहुत-बहुत बधाई आपको। जी, धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।